अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? प्लेन पर, उड़ते हुए प्लेन पर लोग चढ़ रहे हैं, वहाँ से गिरते हुए वीडियोस आप तक जरूर पहुँचे होंगे। तातड़ गोलियाँ चल रही हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भाग रहे हैं अपने उस देश से जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उनकी पूरी ज़िंदगी बीती है, बाकी की बीतने वाली है। उस देश को छोड़ने पर क्यों सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मजबूर हो रहे हैं? गोलियों की तड़तड़ाहट ट्विटर पर सुनाई पड़ रहा है। फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो न सिर्फ आज बल्कि 2-3 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हम जब आज़ादी का जश्न मना रहे थे तब अफगानिस्तान अस्त व्यस्त था, त्रस्त था, हताश था, निराश था, परेशान था, और परेशान थे वहाँ के हजारों, लाखों लोग। क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? यह सवाल बहुत गंभीर है। इससे भी गंभीर सवाल यह है कि अफगानिस्तान में यह क्यों हो रहा है? जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? यह रास्ता कहाँ जाता है? और क्या दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए यहाँ से कोई संदेश निकलता है? इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। यही बातचीत करेंगे कि क्यों भारत जैसे देश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अफगानिस्तान सहित उन तमाम विषयों पर बातचीत की जाए। और सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के तमाम मुल्कों को इस पर बातचीत करनी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी बीज कब डाली गई थी और यह किस तरफ जा रहा है। इसके लिए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो, जो कि सूरज हमारे साथी ने शूट किया है, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ स्थितियां हैं, और वो वीडियो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से प्लेन पर उड़ रहा है प्लेन और उस पर से लोग गिर रहे हैं, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से लोग गिर रहे हैं। इसके बावजूद, इतने खतरे के बावजूद वो चाह रहे हैं कि अपनी सरजमी को छोड़कर वो वहाँ से चले जाएं। गोलियां चल रही हैं और लोग भाग रहे हैं। यह सब कुछ उस वीडियो में आप देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। सूरज, हम 3-4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और कल 15 अगस्त भी था। हम आज़ादी के जश्न के बीच भी यह चर्चा बहुत गर्म थी। आज ट्विटर पर शुरू से ही, सुबह से ही ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है और ये हर तरफ बातचीत हो रही है कि अफगानिस्तान इस तरह की स्थिति में पहुंच गया है। एक बार डिटेल में जो आप जान रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ हो रहा है, आप वीडियो बता चुके हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप सूरज? देखिए, निश्चित तौर पर 2 दशक की शांति जो थी, एक उदारवादी सरकार थी वहाँ पर अशरफ गनी के नेतृत्व में, और उसका जो है वो खात्मा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका खात्मा हो गया है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि तालिबान का दोबारा से अफगानिस्तान की सत्ता पर वापसी, जो बैठक, जो समझौता 2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ था, उस समझौते में ये शर्त रखी थी अमेरिका ने कि वो वहाँ पर एक उदारवादी शासन की स्थापना करेगा और वहाँ पर एक शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित होगी और वहाँ पर जो तमाम अधिकार 2 दशकों से लोगों को मिले हुए हैं वो रहेंगे। जो अमेरिकी सैन्य बल है उस पर हमला नहीं किया जाएगा, अफगानी नागरिकों पर या अमेरिकी नागरिक जो अफगानिस्तान में रहते हैं उस पर हमला नहीं होगा। और उसके बदले में अमेरिका ने ये वादा किया था कि वो अपने सैनिकों को वहाँ से बुला लेगा। और ये बात 2018 में ही, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने ही ये पहल की थी और बातचीत का न्योता तालिबान को दिया था। और कई बैठकें उसके पहले हुई, 2018 में हुई, 2019 में भी बैठक हुई, मॉस्को में एक बैठक हो चुकी, यूएन में एक बैठक हो चुकी, एक प्रतिनिधिमंडल बीच में चीन भी गया था, जहां पर भी रूस के, जर्मनी के, इटली के और बाकी जो तमाम देश हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर गए थे। और वहां पर इस बात पर लगातार ये कवायद चल रही थी कि किन शर्तों पर हम लोग ये बात मानेंगे। लेकिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, जैसे ब्रिटेन जैसे देश हैं, भारत हैं, इसके अलावा जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनकी ये चिंता थी लेकर तालिबान को कि जिन शर्तों पर अमेरिका उसे मनाने की कोशिश कर रहा है या जो भी बात हो रही है, क्या तालिबान वैसा करेगा। क्योंकि जब तालिबान 90 के दशक में जब उभार पर था और 1995 के बाद जैसे जैसे उसने धीरे धीरे पहले हेरात, फिर जलालाबाद और आखिर में 1995-96 में वहाँ के राष्ट्रपति का तख्ता पलटकर वो लोग जब सत्ता में आए तालिबान, तो वो जो शासन व्यवस्था उन्होंने देखी थी वो उसको लेकर भी आशंकित थे। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि तालिबान जब एक चरमपंथी और आतंकी संगठन है तो कैसे वो उसको सत्ता सौंपने को लोग तैयार हो गए, या फिर कैसे वो एक प्रभावी रहा। तो मैं बताऊं कि शुरू में जब सोवियत सेना छोड़ कर गई तो वहाँ पर जो मुजाहिदीन थे, जो सोवियत के खिलाफ वहाँ पर खड़े हुए थे, तो उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो आपके बुरहानुद्दीन कर रहे थे। तो वो राष्ट्रपति बने सोवियत के जाने के बाद।
तो लोग ना उनके शासन से तंग आ गए थे, मुजाहिदीनों के शासन से तंग आ गए थे। तो जैसे ही तालिबान एक सत्ता में आई, होता है कोई एक व्यवस्था जो लंबे समय तक चले तो लोग उब जाते हैं। तो तालिबान जब आया तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, सरकारी कर्मचारियों के कामकाज को लेकर सुधार हुआ, सड़कें बनी, आधारभूत संरचना का विकास हुआ, आधारभूत ढांचा का विकास हुआ। तो लोगों ने स्वागत किया, एक नया चेंज उन्हें दिखा, क्योंकि शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी, भ्रष्टाचार नहीं था, तो इसका हुआ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तालिबान की सत्ता बढ़ती गई तो उन्होंने प्रतिबंध लगाने शुरू किए, जो कि खासकर ह्यूमन को लेकर, इंसानी जो लिबर्टीज़ दिए होते हैं उन पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हुई। और फिर ये तय हुआ कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, जो कि मुझे लगता है बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ था। इसके बाद फिर विरोध जो है वो आगे बढ़ने लगा। आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये विरोध बढ़ने लगा, वहाँ पर ये विरोध लगातार बढ़ने लगा। लेकिन 1995 के बाद से तालिबान पूरी तरह से वहाँ की सत्ता पर काबिज हो गया। तो ये पहली बात, थोड़ा सा मैं तालिबान के उभार पर भी, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को तालिबान के उभार पर भी थोड़ा सा पता चले कि तालिबान है क्या। तो मैं बताऊं कि 1979 में सोवियत सेनाएं जो हैं वो अफगानिस्तान में घुस गईं, और उस समय के जो तात्कालीन वो थे राष्ट्रपति नजीबुल्ला, मतलब वहाँ के जो तात्कालीन राष्ट्रपति थे उनको हटाया, और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, चूंकि रूस कम्युनिस्ट विचारधारा से है, तो अपने एक समर्थन का नजीबुल्ला थे उनको राष्ट्रपति बनाया, और सोवियत सेना वहाँ पर काबिज हुई, और ये शासन कम्युनिस्ट समर्थन वाला चलता रहा। तो चूंकि एक फॉरेन कंट्री आपके वहाँ आती है और शासन करती है, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे अधिकार जो आपको लगता है हमारे हैं, और अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो वो चेंजेस आने लगे। तो अलग अलग समूह उस दौरान खड़े हुए। उसी दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो सीमावर्ती इलाकों में जो पश्तून इलाका है, तो जो पश्तून लोग थे वहां पर एक धार्मिक आंदोलन के रूप में सबसे पहले तालिबान का उभार हुआ। और तालिबान का जो शाब्दिक अर्थ है पश्तो भाषा में, वो छात्र होता है। तो छात्र का ये मतलब था कि जो कुरान है और जो शरिया है उसको मानने और उसको प्रचारित करने के लिए जो लोग आगे आए उनको वो छात्र कहलाए, वो आंदोलनकारी, और इसका नाम दिया गया तालिबान। तो ये धीरे धीरे उभार में आए। जब 90 के दशक में जब सोवियत सेना वापस लौटी, तो वहां पर जो मुजाहिदीन थे, ढेर सारे ग्रुप थे जो विरोध कर रहे थे सोवियत संघ का। उसमें से जो मुजाहिदीनों का ग्रुप था, जिसके जो प्रमुख थे वो बुरहानुद्दीन थे, तो वो वहां के सत्ता पे काबिज हो गए, और वहाँ के सत्ता पे काबिज हो गए और उनका शासन चला। इस दौरान तालिबान धीरे धीरे मजबूत करता रहा, और एक जो धार्मिक आंदोलन था, उनका जो धार्मिक उद्देश्य था, तो फिर जो भी धार्मिक संगठन जब आता है तो उन्हें लगता है कि अगर हमें अपनी विचारधारा को फैलाना है तो हमारे पास राजनीतिक अधिकार भी होने चाहिए, और सिस्टम पे हमारा अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने फिर सत्ता के लिए संघर्ष किया, और इसके बाद जब सत्ता के लिए संघर्ष हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उनको जो कम्युनिस्ट उसके थे बुरहानुद्दीन, उनका तख्ता पलट किया, उनको हटाया। उससे पहले तालिबानियों ने नजीबुल्लाह का भी हत्या तालिबानियों ने की। और इस दौरान ये बात कही जाती है, कई मीडिया रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, कि इस पूरे संगठन को, जो उनका धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, इसका पूरा सपोर्ट सऊदी अरब की तरफ से उनको मिला। स्पष्ट तौर पर आर्थिक या सामरिक दृष्टिकोण से उनको जो भी मदद मिलनी थी वो मिला, और पाकिस्तान का भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन था, चूंकि वो इसे एक पश्तून धार्मिक आंदोलन के तौर पर देख रहे थे। तो ये धीरे धीरे मजबूत होता रहा, और सन 2000 तक ये मजबूत रहा। स्थितियां कब बदली और अमेरिका का इसमें कब अमेरिका की एंट्री हुई, इसको समझने के लिए हमें जाना होगा कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ, तो उस हमले में के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था, जो अलकायदा नाम के संगठन के प्रमुख थे। तो उसमें करीब 3000 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई, और उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो दूसरे देशों से थे। तो ये अमेरिका पे दबाव बढ़ रहा था कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब वो एक महाशक्ति है 1991 में उसके सोवियत के विघटन के बाद एक महाशक्ति बचा, तो एक छवि पे बट्टा लगने जैसा था, तो उसे एक बड़ी कार्रवाई करनी थी। उस बड़ी कार्रवाई के लिए उसकी खुफिया एजेंसी जो है CIA, उसको ये पता था, ये जानकारी थी कि तालिबान ने संरक्षण दिया हुआ है अलकायदा को, तमाम आतंकियों को, और उसमें आपका जो सरगना है ओसामा बिन लादेन वो भी है।
तो उस समय का जो बुश प्रशासन है उन्होंने तालिबानियों से ये कहा कि आपके जो प्रभाव वाला इलाका है वहाँ पर ओसामा बिन लादेन छुपा है, वो आप हमें सौंपें और हमें कार्रवाई करने दें, क्योंकि ये एक बड़ी बात है। लेकिन तालिबानियों से ने इससे इनकार किया, और चूंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी, इतना दबाव था आंतरिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर, कि उसने डायरेक्ट एक्शन का प्लान किया और फिर अमेरिकी सेना घुस आई अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना घुस आई और इसके बाद एक लंबा संघर्ष चला, और 2001 के आखिरी तक और 2002 के शुरुआती महीनों तक में तालिबान पूरी तरह से वहाँ की सत्ता से हट गया, और जो वहाँ पर अमेरिका के समर्थन से एक उदारवादी शासन की स्थापना हुई, और धीरे धीरे वो शासन चलता रहा। और अफगानिस्तान के जो लोग चाहते थे, जो 70 के दशक में जो अफगानिस्तान था, जहाँ पर शिक्षा का अधिकार था, जो तमाम मानवाधिकार कह लें वो थे, वो सारे दोबारा से स्थापित हुए, कॉलेज बनी, यूनिवर्सिटी बनी। और चूंकि मिडिल ईस्ट के साथ भारत का रिश्ता पुराने समय से ही ऐतिहासिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मजबूत रहा है, तो अफगानिस्तान उसका मेन पुल है, वहीं से आप प्रवेश करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। तो मिडिल ईस्ट की तरफ जब आप प्रवेश करते हैं तो अफगानिस्तान एक सच्चा साझेदार आपका हो जाता है, चाहे वो व्यापारिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो। तो भारत ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ का जो संसद भवन है वो भारत ने बनवाया, वहाँ के राष्ट्रपति भवन के रिनोवेशन का काम, बाकी चीज़ें भारत ने करवाई, कई सारी पनबिजली परियोजनाएं बनी, हवाई अड्डे बने, जो वहाँ के जो सैनिक हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो भारत में प्रशिक्षण हासिल करने आते हैं, भारतीय सेना वहाँ जाती रही है प्रशिक्षण के लिए। रहा है गल्फ कंट्री से शुरुआत से भारत से आप बाकी देश भी देखे वहाँ के, तो रिश्ते हमारे रहे हैं। आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण का आज जो हो रहा है अफगानिस्तान में, उसकी जो भूमिका है वो किस तरह से आज नहीं बल्कि कई सालों से बिछाई जा रही थी, और किस तरह से बाकी देशों के भी अपने अपने इंटरेस्ट है, कैसे अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, आपने डिटेल में बताया। सूरज, इस घटना को एक समाज के तौर पर देखते कैसे हैं, जो बदलाव आ रहा है, जिस तरह से आर्टिस्टिक वैल्यूज़ पर कटौती की जा रही है, जिस तरह से शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है, या आप जो मौलिक अधिकार हैं, क्या करें क्या ना करें, उस पर जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, एक समाज के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, ये एक बहुत बुरी स्थिति है जो भी हो रहा है, और जब आप एक बड़े वर्ग को, जब आप महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, आप उनको बाहर नहीं जाने दे रहे, वो कार नहीं चला सकती, नौकरी नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती। तालिबान से कई कहानियां सामने आ रही हैं, अफगानिस्तान से कई कहानियां सामने आ रही हैं, जहां बरसों की मेहनत के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना होती है, एक महिला उसकी स्थापना करती है, वहाँ के लोग एजुकेशन लेते हैं। अभी जो कहानियाँ सामने आ रही हैं, कई महिलाएँ वैसी हैं जो अपने कोर्स के आखिरी साल में थीं, कई ने अभी स्कूल छोड़कर कॉलेज में दाखिला लिया था, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, उनको अपनी डिग्रियां छुपानी पड़ रही हैं, अपने सर्टिफिकेट छुपाने पड़ रहे हैं। और उनका क्या कहना है कि जिन चीज़ों पे हमें गर्व करना चाहिए था, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस बूते हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते थे, वो हमें छुपानी पड़ रही है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में खेल के क्षेत्र में, खासतौर पर अफगानिस्तान की टीम इस बार भी ओलंपिक में गई थी, क्रिकेट में बहुत तेजी से उभार हुआ था। अब वो क्रिकेटर्स अलग अलग देशों में हैं और वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो हस्तक्षेप करे और शांति स्थापित करे। आप देखिए कि किसी भी देश में जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं, जब लिबर्टी की बात करते हैं, तभी आपका विज्ञान प्रगति करता है, तभी आपकी शिक्षा प्रगति करती है, तभी आप खोज पाते हैं, तभी आप एक बढ़िया मानव संसाधन तैयार कर पाते हैं। जब उदार होता है, जब आप सबको समान अधिकार देते हैं, और इसी हर देश का संविधान यही कहता है, लोकतंत्र का जो पैमाना है यही है। जब हम प्रगति की बात करते हैं, वैश्विक प्रगति की बात करते हैं, तो उसका पैमाना यही है, मानवाधिकार। तो जब उन चीज़ों का हनन हो और जो नज़ारे दिख रहे हैं कि संपत्तियां लूटी जा रही हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, तो ये फिर ये बात हो गई कि एकदम जो आदिम परंपरा है, पुनर्जागरण के पहले वाली स्थिति में हम जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ना केवल अफगानिस्तान के लिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी चुप है या खुलकर इस बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा, सब कुछ जानते हुए, तो आज अफगानिस्तान में ये नज़ारे दिख रहे हैं, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव उसके आसपास के देशों और वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज को, बहुत डिटेल में बात इन्होंने की है। अफगानिस्तान के इस मसले को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना चाहिए। 1970 का दशक अफगानिस्तान में क्या था, शायद हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको 1972 के आसपास की तस्वीरें गूगल करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि उस वक्त के अफगानिस्तान में क्या कुछ था और आज का अफगानिस्तान कितना अलग है उस अफगानिस्तान से। तब जब लड़कियों को खुली तौर पर आज़ादी थी कि वो स्कर्ट पहन कर भी कॉलेज जाती थी। बात दरअसल स्कर्ट की नहीं है, बात इस बात की है कि आपको कितनी आज़ादी है अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने के लिए।
मैं इसके लिए एक पोस्ट पढ़ना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान में ही बहुत मेहनत से, जैसा कि सूर्य बता रहे थे कि बहुत मेहनत से एक फिल्म इंडस्ट्री बन सकी है। उसी में एक निर्देशिका है जिनका नाम है शहरा करीमी। उनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ज़रूर आप में से जो लोग भी देख रहे हैं, आप सबको इनकी कहानी, इनका वो लेटर पढ़ना चाहिए, जो लेटर इन्होंने दुनिया के नाम लिखा है, किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं, और बताया है कि किस तरह से आर्ट को ख़त्म करके हम एक समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब हम पाबंदियां लगा दें तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए मैंने 70 के पहले और 70 के बाद के अफ़गानिस्तान का जिक्र किया है। और समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन मसलों पर हम सहरोज़ कमर से बात करेंगे, जो कि संपादक भी हैं। सर, अफ़गानिस्तान चर्चा में है और इस बार जो चर्चा है बहुत ही गंभीर है। और ये ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चर्चा गंभीर है। अभी हम आर्ट के बारे में बात कर रहे थे। आर्ट से आप जुड़े हुए हैं, आपने आर्ट को कम से कम 20-25 साल बहुत करीब से देखा है। और ना सिर्फ झारखंड, बिहार या भारत, बल्कि आप वैश्विक स्तर पर भी जो आर्ट जिस तरह से जहाँ जहाँ फला फूला है उसको भी देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के इस मसले पर सबसे पहले क्या आप कहना चाहेंगे, जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं? अफ़गानिस्तान के मसले को समझने के लिए ये अभी तुरंत तालिबान से ही ये बात शुरू नहीं करनी चाहिए। दरअसल विश्व कभी दो ध्रुव में बटा हुआ था। एक अमेरिका हुआ करता था, एक रशिया हुआ करता था। अमेरिका अगर यूएसए था तो यूएसएसआर था। और दोनों चाहते थे कि इस मध्य एशिया में, हमारा जो एशिया कंटिनेंट है, जिसमें कि कई बड़े मुल्क हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, जापान का हिस्सा आता है, और कुछ वो हिस्से हैं जो कि रशिया के बाद टूट कर बने 6 मुस्लिम ममालिक हैं, ये सारे हिस्से। तो इस पर कश्मीर है, बड़ा मसला है। तो ये अमेरिका शुरू से चाहता था कि इन सब कुछ स्टेटों को जो कमज़ोर है वहाँ बफर स्टेट हमारा हो। यानी कि ताकि हम यहाँ पर चीन पर, रशिया पर और जो देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व जो है चला सकें। और बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि रशिया एक बड़ी ताकत थी और चीन भी ताकत को उभर रही थी। तो फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने सबसे पहले गुलबुद्दीन हिकमतयार, ये वो दौर है, ये दरअसल इसलिए किया गया कि रशिया के हस्तक्षेप से एक नई सरकार का वहाँ स्थापना हो गई थी अफगानिस्तान में। अब बहुत प्रोग्रेसिव सरकार, बहुत सेक्युलर सरकार, बहुत प्रोग्रेसिव सरकार, जिसके नजीबुल्ला हुए अंतिम राष्ट्रपति वो थे। अब वो दौर मैं मानता हूँ जो 20 साल का वो दौर था, अगर आप अमेरिका के इस 20 साल के दौर को देखें और उस 20 साल के दौर को देखें तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब दौर था। जो मैं 70 के आसपास की बात से पहले की बात है, बहुत बहुत प्रोग्रेसिव दौर था। मतलब वहाँ यह है कि पूरी दुनिया के लोग जाते थे, कई इन्वेंशन की बात हुई थी और आर्ट कल्चर को लेकर भी बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर, बहुत अच्छी फ़ेज़ा वहाँ पर रही थी। उसके बाद फिर अब अमेरिका ये पचा नहीं पा रहा था और अमेरिका का ख़ास दोस्त हुआ करता था, आज खटपट है पाकिस्तान से। और उससे पहले आप जानें कि सऊदी अरबिया, अमेरिका हर जगह जो बात ये करता है अमेरिका कि लोकतंत्र की स्थापना करने हम जा रहे हैं, तो जहाँ भी दखल देता है वो ये कहता है कि हम लोकतंत्र बहाली करने के लिए हम आए हैं। लेकिन सऊदी अरबिया में बरसों से तानाशाही है, राजतंत्र है सऊदी अरबिया में। और सऊदी अरब जो है बहुत ही ख़ास मित्रों में से है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका को वहाँ का राजतंत्र दिखाई नहीं देता है। उसे इराक़ में राजतंत्र, ये लोकतंत्र की बहाली की याद आती है, उसे अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली याद आती है, उसे कश्मीर के लोग उसे याद आते हैं। क्या अफ़गानिस्तान नहीं, जब तक पूरी बात नहीं समझेंगे लोग समझ नहीं पाएंगे इसके पीछे क्या राज है। तो उसने क्या किया, सऊदी अरब के साथ मिलकर जो कट्टरवादी तत्व थे, एक जो अभी जो आप देख रहे हैं आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये दरअसल यही 30 साल की देन है। इससे पहले ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती थी। तो सऊदी अरबिया का जो पैन इस्लामिक जो मूवमेंट था, तो उसने कहा कि ठीक है मैं साथ दूंगा, शर्त ये रहेगी कि हमारी विचारधारा के लोग आ गए। तो अमेरिका ने उसे सपोर्ट करना शुरू किया। अब फिर पाकिस्तान के थ्रू फिर जो हिज़्ब इस्लामी ग्रुप है, बाद में फिर जमात इस्लामी ग्रुप आता है, इसमें हिज़्ब इस्लामी ग्रुप था गुलबुद्दीन हिकमतयार का, वो एक इंजीनियर था, है ना। बाद में उसे आतंकी बना दिया जाता है, आतंकवादी संगठन का वो प्रमुख हो जाता है, जिसको कि काबुल का कसाई कहा जाता था, काबुल का कसाई, उसको ऐसा पेंट किया गया था उस समय। तो उसकी मदद से पहले नजीबुल्ला को, तब तालिबान का कहीं दूर दूर तक उदय नहीं था तालिबान का, नजीबुल्ला को हटाया जाता है उसकी मदद से। उसके बाद फिर जमात इस्लामी के जो है, अभी सूरज बात कर रहे थे, वो रब्बानी, वो जमात इस्लामी का ग्रुप था,
उसको थोड़ा उदारवादी ग्रुप मीडिया ने बताया था उस दौर में। उसके बाद रब्बानी आते हैं, उसके बाद फिर गुलबुद्दीन हिकमतयार। और इन लोगों को दरअसल हथियार कहाँ से दिया जाता था? ये अमेरिका थे, रूस में ट्रेनिंग दी जाती थी। चला गया। अब उसके बाद फिर क्या होता है, इन लोगों को ये लगा है ना अमेरिका को कि हम जो जिस लिए सरकार बनाए हटाए वो हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल सऊदीया में भी या इराक में भी या ईरान में भी वो तेल की बातें हैं। यहाँ का भी एक हिंदू कुछ इलाका है जहाँ की तेल है और भी कई मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसने तालिबान को सपोर्ट करना, नया एक ट्रूप तैयार किया, तालिबान है ना, तो उसको नया ट्रूप तैयार किया और उसको मदद देनी अमेरिका ने करनी शुरू की और फिर उनको भी फंडिंग की और ट्रेनिंग देनी पाकिस्तान में शुरू की। अब धीरे धीरे रूस किनारे होता गया। उसके बाद क्या हुआ कि रूस भी टूट गया, पेस्त्रोइका आने के बाद, गोर्बाचोव के बाद तो रूस टूट गया। रूस के फिर जो थे वो 6 मुस्लिम मुल्क अलग अलग आबाद हो गए जो कि अफगानिस्तान को छूते हुए थे। तो फिर रूस को ये लगा कि अब हमारा ये मसला नहीं है, ये जो 5 या ये 6 देश हैं इनका ये मसला है, ये अपना समझें। लेकिन अब जो घटनाक्रम चेंज हुआ आज की तारीख में, जो तालिबान को सपोर्ट किया है ना, फिर 9/11 होता है, उसके बाद पूरी तरह सेना आती है अमेरिका की और अमेरिका के जो भी सपोर्टिंग दोस्त है जिसमें तुर्की भी, मुस्लिम ममालिक के भी 2-3 देशों की सेना रहती है, कई लोग की सेना आती है। उसे लगा कि 20 साल तक हम रहे या कुछ अभी भी हम ना हिंदू कुछ कब्जा कर पाए ना मिनरल्स हो पाया, अब कैसे होगा? तो अब उसे लगा कि नहीं, अब प्यार मोहब्बत की बात की जाए। तो कल तक जो तालिबानी उनके दुश्मन हुआ करते थे है ना, मतलब अघोषित तौर से नहीं, सॉरी, घोषित तौर से तो मित्र थे वो, या हिज़्ब इस्लामी की बात करो, चाहे जमात इस्लामी की आप बात करें, चाहे ये तालिबान की आप बात करें। तो अब इन्हें लगा नहीं, तो अब इन्हें प्यार से बात की जाए तो वो कतर में समझौता हो। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही अल जजीरा जो टीवी चैनल, ये बहुत कम लोग जान रहे होंगे। तो कतर में ही अल जजीरा का भी दफ्तर है और अल जजीरा जो है मुस्लिम आवाज़ बनने की कोशिश करता है और सऊदी अरब भी उसको फंडिंग करता है और उसका सपोर्ट अमेरिका को भी होता है। अब इस मामले में आप देखेंगे तुर्की को एकदम किनारे करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अमेरिका अगर अपनी सेना भेजाता तो तुर्की की भी सेना साथ में गई थी, उनके नेतृत्व में गई थी। और तुर्की चाह रहा था कि काबुल का जो एयरपोर्ट है सुरक्षा कर सकूं, वो नहीं मिला, उसकी एक अलग कहानी है। तो कहना यह है कि 20 साल इनकी हुकूमत रही है, नजमुल्लाह के दौर की रशा समर्थित हुकूमत रही, दोनों में अंतर देखिए। पहली बात मैं ये कहूँगा, तो आज बदहाली बहुत ज़्यादा है और आज जो कमज़ोर हो गया अफगानिस्तान की सेना, क्यों कमज़ोर हुई, क्या वजह रही? 20 साल तक अमेरिका रहा, अमेरिकी सेना ने, अमेरिकी लोगों ने वहाँ की सेना को मजबूर, कायर और पंगु बना दिया, जबकि 2.5 लाख की सेना है वहाँ पर, 2.5 लाख की सेना है, से कहीं अधिक। हाँ, और तालिबान मुश्किल से कल 40,000 थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 80,000, 70-80 हज़ार है ना। और धीरे धीरे आप धीरे धीरे किनारे करते गए, सेना लड़ ही नहीं कहीं भी। क्यों भाई, इसके पीछे क्या कारण है? और जो 7 लोग जो सामने नाम याद आ रहे हैं, मुल्ला बिरादर के लेकर और भी लोगों के, या सुहेल शाहीन है जो विदेश मंत्री बनेंगे, मुल्ला बिरादर की बात आ रही कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये लोग जो 7 लोग हैं, 7 लोग अमेरिका के फेवर के लोग हैं, अमेरिका के फेवर के लोग हैं। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, हाँ, इसकी बीज बहुत पहले बो दी गई थी। मैं तो बताया, उसी से बो दी गई थी जब रशिया का दखल हुआ था, नजमुल्लाह सरकार हुई, बहुत पहले, 30-40 साल पीछे आपको जाना होगा। हाँ, लेकिन एक सवाल मेरा सर आपसे ये है, ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या नहीं लगता कि एक देश जब धर्म के नियमों के आधार पर चलना शुरू कर दे और जब उसके लिए संविधान से अधिक महत्वपूर्ण किसी धर्म विशेष का ग्रंथ हो जाए, या वो कोई भी धर्म हो, और फिर उसके आधार पर हम नियम कानून बनाने शुरू कर दें, नहीं लगता कि वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं? क्योंकि एक समाज जो होता है वो कई धर्मों के, कई वर्गों, कई समूहों का, मैंने आपको यही बताया ना कि सऊदी अरब की दोस्ती, वहाँ पैन इस्लामिक मूवमेंट चलाना चाहता सऊदी अरब, ठीक है, और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, उसको वहां का राजतंत्र नहीं दिखता है ना। हाँ, वो सपोर्ट करता है उसको अमेरिका। एक तरफ तो कहता है कि हम पैन इस्लामिक मूवमेंट का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप उनको हथियार देते हैं। हथियार उनके पास आए कहां से? ये जितने तालिबानी हैं, एक सुई तक अफगानिस्तान में नहीं बनती है, इनके पास जितने ऑटोमेटिक हथियार हैं, मैं उस शहर का नाम भूल रहा हूँ, अफगानिस्तान में एक शहर है कंधार के पास, वहाँ खुलेआम हथियार बेचे जाते हैं, बाजार मेला लगता है और हथियार बेचे जाते हैं, हथियारों का। जी,
और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 30-40 सालों से हो रहा है। ये हथियार बेचे जाते हैं खुलेआम, और ये सब हथियार जो होते हैं अमेरिका के होते हैं, यूरोपियन कंट्री के होते हैं, रशिया के होते हैं। ये हथियार आते कहाँ से हैं दरअसल? ये दरअसल एक देश जो चाहता है कि पूरे दुनिया में हमारी दरोगाई चले, हमारी दबंगई चले और हमारा हथियार बिके पूरी दुनिया में, और उसकी नज़र जो है तीसरी दुनिया पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि तीसरी दुनिया में मिनरल से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जो देश हैं जो कथित तौर से अपने विकासशील कहते हैं, विकसित कहते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो उनकी राजनीति है, उनकी नज़र रहती है जी। ये रास्ता कहाँ जाएगा अगर ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है संभव है इस तरह के? ये बहुत ही गलत है, इसकी बिल्कुल निंदा करनी चाहिए। धर्म के नाम पर जो राजनीति की जाती है, जो कथित लोकतांत्रिक देश हैं जो उसका अपने हित के लिए जो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि गुंडा तत्व जो होता है उसकी संख्या बिल्कुल नाम मात्र की होती है, और जो समझदार तबका था उसकी तादाद संख्या अधिक होती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों कायर होता है, वो डर जाता है, वो हिम्मत नहीं करता। आज भी जो समझदार देशों से हिम्मत करना चाहिए था, जो आज जो समर्थन देने की हर देश कोशिश कर रहा है कि नहीं तालिबान सरकार का हम स्वीकार कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैं सारे देश के लोगों से, अमन प्रिय जो देश हैं उनसे मैं अपील करूँगा फॉलोअप के माध्यम से कि अगर उनकी हमारी आवाज़ उन तक जाती है तो उनको बिल्कुल भी उनको मतलब मान्यता नहीं देनी चाहिए ऐसी किसी भी सरकार को। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, अमेरिका का पूरा प्रयास रहेगा कि उसको मान्यता दी जाए, लेकिन मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। जो सवाल हमने लाइव के पहले उठाए थे शायद उसके जवाब मिल गए होंगे कि क्यों कोई उड़ते हुए प्लेन में चढ़ना चाहता है, क्यों कोई अपनी सरजमी को छोड़ना चाहता है, और क्यों वहाँ पर गोलियों की तड़ाहट सुनाई पड़ रही है। इसके पर हमने बहुत डिटेल में तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जाना, इसके कारणों पर किस तरह से बाकी देश इन्वॉल्व हैं, उनके क्या अपने हित हैं और किस तरह से प्रभावित हो रहा है पूरा का पूरा समाज, यह भी जाना। यह रास्ता कहाँ जाता है यह भी जाना। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर जो बदलाव हो रहे हैं, तालिबान जो चीज़ चाहता है, जो लागू करना चाहता है, उसको लेकर आम धारणाएँ किस तरह की हैं। हमारे साथ रानी हैं, तरुण हैं, ऋषभ हैं, इन लोगों से भी हम जानते हैं कि आखिर इस बदलाव को देखते कैसे हैं। और हम शुरुआत करेंगे तरुण से। तरुण हमारे नए साथी हैं, इनसे समझते हैं कि इस पूरे बदलाव को देखते कैसे हैं। तरुण, एक तो कई सालों से सब कुछ चलता आ रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन आज की जो स्थिति है बहुत ही बदतर हो गई है। आप तक भी खबरें पहुंची होंगी और आप देख रहे हैं कि स्थिति किस तरह से भयावह हो चुकी है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मसले पर? अफ़गानिस्तान में बहुत ही हालात ख़राब है। अभी कल की खबर आई है कि काबुल एयरपोर्ट पर 5 लोगों की मौत हो गई है फायरिंग में। लोग कतार में खड़े, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामान, घर के सारे साजो सामान छोड़कर एयरपोर्ट पर लगे हुए कि किसी तरह से देश के बाहर आ जाए। देश में इस तरह से हालात है कि तालिबान के एक प्रवक्ता ने भारत इंडियन आर्मी को चेतावनी दी है कि अगर आपने कुछ हमारे खिलाफ अगर एक्शन करते हैं तो इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि अफ़गानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कितने ही देशों ने कोशिश की कि वो अफ़गानिस्तान में आए, कब्जा करें, और उन्होंने नाकामी हासिल हुई है। अब देखना ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर किस तरह के स्टेप्स ले रही है, क्योंकि ये तो पूरे दुनिया को पता है कि चाइना तालिबान को पीछे से बैक सपोर्ट करिए, पाकिस्तान का इसमें हित है। अब इंडिया के लिए यहाँ चैलेंजेस बहुत सारे बढ़ चुके हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इंडिया के एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी, और भी बहुत सारे लोग इंडिया के वहाँ पे फंसे हुए। वहाँ का दूतावास बंद कर दिया गया है। 2 और जो दूतावास थे इंडिया के अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम पर तालिबान द्वारा हमला किया गया था, वहाँ के संसद इंडिया द्वारा बनाए गए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इंडिया ने जो इतने बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट किया अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान को आबाद करने में, जो इतने तो वहाँ के सरकार को स्टेबल करने में, अब इंडिया का रुख इस पर क्या होता है? और महत्वपूर्ण सवाल आपको लगता है? हाँ, देखिए तरुण ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कि दानिश सिद्दीकी जो कि रॉयटर्स के पत्रकार थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, उनकी मौत हुई, आप सब तक वो सूचनाएं पहुंची है, और यह पूरा घटनाक्रम जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है। और यह भी बहुत ज़रूरी है जानना, जो कि तरुण बता रहे थे, कि भारत ने भारी मात्रा में बड़ी रकम में इन्वेस्ट किया है अफ़गानिस्तान के साथ, और अब भारत का रुख क्या होगा यह देखने वाली बात निश्चित तौर पर है। हमारे साथ रानी है, रानी भी इस चीज़ को लगातार देख रही है। रानी, आपसे सवाल यही है कि किस तरह से देखती हैं आप इस पूरे मसले को, और आप
जो नया कानून जो लागू करने की बातचीत हो रही है या जो सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है, मिल सकता है आगे में, उस पर क्या टेक है? जी बिल्कुल, तालिबान आप सोच सकते हैं जिस जगह पे लोगों ने जन्म लिया वहाँ से लोग भागने के लिए इतना आतुर क्यों हो, लोग चलते हुए प्लेन पर क्यों चढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि तालिबानी कानून जो वहाँ लागू होने जा रहा है या हो गया है, उसके नियम बहुत ही अनोखे हैं विवेक। खास करके तालिबानी कानून जो है वो महिलाओं को बहुत ही डेंजर तरीके से प्रभावित करेगा। महिलाओं के लिए पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी को एक तरह से आप बोल सकते हो गुलामी में उनकी ज़िंदगी आ जाएगी। कुछ 5-6 कानून की भी अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत ही डेंजर होने वाला है। जैसे महिलाएं जो हैं पुरुषों के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। आज की यहाँ पर अगर बात करें तो काबुल एयरपोर्ट पर 5 महिलाओं को गोली मार दी गई है क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था। तो उनको पूरी तरह से पर्दे में रहना होगा। लोग बुरके के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं भी होंगी, अगर बुरके के नीचे से सिर्फ उनका पैर भी दिख जाता है तो उन्हें बीच सड़क पर पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी जाएगी। और ऐसे कई भी चीज़ें जो उन्हें 10 साल के बाद, लड़कियां 10 साल के बाद पढ़ने नहीं जाएंगी। उन्हें स्कूल कॉलेज के दरवाजे जो हैं पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। लोगों को जो डिग्री यानी कि जो शिक्षा होती है उससे लोगों का डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का, और उस पर ही पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। यानी लड़कियां अगर 10 साल की हो गई है तो उसके बाद उन्हें शिक्षित नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे भी अफगानिस्तान की पहले की 20 साल पहले की भी स्थिति देखें तो महिलाएं वहाँ डिप्रेशन का शिकार होती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर तरह तरह के कानून जो है वो लागू किए जाते थे। और अभी आप फिर देखो तो 20 साल के बाद फिर से वही सिचुएशन होने जा रहा। वहाँ कला, संस्कृति, शिक्षा, इन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। लोगों को अपना जीवन जीने का भी अधिकार नहीं रहेगा। लोग अब खुलकर जो है अब तक जितनी चीज़ें थी, हाँ, इस तरह की चीज़ें जो है अब होने लगेंगी। यानी लोग अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। तो एक बात कहना चाहूँगा जी, कुछ सरोज सर जोड़ना चाह रहे हैं जी। मेरी बात तो वो मैं कह नहीं पाया था उस वक्त। वो बात ये है कि जो मैंने कहा कि मान्यता देने की बात, मुझे लगता है कि सिर्फ अमेरिका ही मान्यता देने को तैयार नहीं है, रशिया भी तैयार है मान्यता देने को, चीन भी तैयार है मान्यता तालिबानी सरकार को। वो इसलिए तैयार है कि चीन भी जो है एक लंबा अपना रोडवे बना रहा है। वो बिल्कुल ईरान से लेकर वो इराक और वो वहाँ तक जाए, लंदन तक जाए। कभी एक दौर में हमारे यहाँ से बसें जिस रूट पर जाया करती थी, लंदन के लिए बसें हुआ करती थी, कलकत्ता से इलाहाबाद से भी चला करती थी। तो जो रूट था पूरा उसका, तो उसी रूट पर वो सड़क बना रहा है चाइना। वो इसलिए कि अपना प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में फैला सके वो। और दूसरा ये कि रशिया का भी हित इसलिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि वो हिंदू कुश के इलाके में मिनरल्स है, और उसके बाद जो 6 और मुस्लिम कंट्री कजाकिस्तान ये सब जो है, अजरबैजान है, वहाँ भी मिनरल्स है। तो वहाँ भी नज़र लगी हुई है, अमेरिका की भी, रशिया की भी और चाइना की भी। सबके हित है, बहुत बड़ा है, सबकी नज़र लगी हुई है। और सबके अपने अपने गुट हैं। अमेरिका का गुट है, रशिया का गुट है कि नहीं? और हम लोग की तो बात ही अलग है। हम तो किसी गुट में अब समझ नहीं आता। एक दौर में था कि भारत रशिया गुट में होता था, और अब लगभग अमेरिका के गुट में है। और जबकि भारत ने बहुत खर्च किए हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी हमारे पत्रकार मारे गए, इंडियन पत्रकार थे, हालांकि वो बीबीसी के लिए काम किया करते थे, जिनका जिक्र अभी तरुण कर रहे थे, रॉयटर्स के लिए। हाँ तो उनको जिस बेरहमी से कत्ल किया गया है, हालांकि सुहेल शाहीन का कहना, जो प्रवक्ता तालिबान के, नहीं ऐसा नहीं किया गया, वो क्रॉस वार में मारे गए हैं, जबकि सारे वीडियो आ गए कि उनका कत्ल बेरहमी से किया गया। मस्जिद में चले गए, वहाँ से घसीट कर मारा गया है, चाकू से गोदा गया। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ओर से ऑथेंटिक तौर से, प्रामाणिक तौर से कोई भी दुखद स्टेटमेंट नहीं आया। ये इसलिए है कि वो बातचीत चल रही थी, क्योंकि भारत ने 3000 करोड़ इन्वेस्ट किया है वहाँ पर, इनके भी अपने हित है। ये इतना बड़ा ट्रेजेडी हो रहा है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खामोश है, जो कि एक चिंता का विषय जरूर है, खासकर तब जब इसी देश का पत्रकार इसी मुठभेड़ में हम कहें कि मारा जाता है। हम तुरंत क्विकली बातचीत करेंगे। ऋषभ हमारे साथ है। ऋषभ भी लगातार इस मसले को देख रहे हैं। ऋषभ, एक नागरिक के तौर पर क्या देखते हैं आप? अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन यह दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहा हो, एक आम इंसान को चिंतित जरूर करेगा। क्या टेक है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप ये एक इमेज है, इसे आप दिखाएं। ये उस वक्त की फोटो है जब कोरोना काल में, लॉकडाउन में लोग जान बचा करके बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे थे। और अभी का जो मसला है, जो हमने तस्वीरों में देखा है कि लोग एयरपोर्ट पर कुछ इस प्रकार जो है फ्लाइट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में बात एक कॉमन है कि वो जान बचाकर ही वहाँ से
लेकिन एक अंतर ये है हाँ। कि उस वक्त लोग अपने घर लौट रहे थे, हाँ। इस वक्त अपने घर को छोड़ने को मजबूर है। जी मजबूर है। अब देखिए, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां जुलाई के शुरुआती दिनों में कांधार के अजीजी बैंक, वहां पर जितने भी बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पर तालिबानी लोग जा रहे थे और वहां पर टारगेट करके महिलाओं को कहा जा रहा था कि आप अपने घर जाइए, और बाकायदा तालिबान के जो लोग हैं वो उन्हें घर तक छोड़ने गए और उनसे कहा कि अब आप कल से ऑफिस मत आइएगा, और जहां तक रहा नौकरी का सवाल, तो आप अपने किसी भी रिलेटिव पुरुष मेल मेंबर है उसे आप भेज सकते हैं, लेकिन महिलाओं को चूंकि तालिबानी शासन में काम करने का अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप कल से ना आए। वहीं अब ये तो मानवाधिकार का हनन है, तो वहीं महिलाओं का कहना था कि हमने इतने सालों में जो अपने आप को एक पोजीशन पे लाया, कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और आज जाकर ये स्थिति आ गई है कि ये तो बहुत माइनर चीज़ें हैं कि महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं है, वहाँ तो शिक्षा का भी अधिकार खत्म हो गया है, आपको बुर्का पहनना है और तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही चिंताजनक है। चलिए ठीक है। अफगानिस्तान में लोग अपने देश, अपने शहर, अपने घर को छोड़कर भागने को मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके देश पर अब तक जो सरकार काबिज थी वो सरकार हटाई जा चुकी है और अब एक नई सरकार की बातचीत चल रही है जिसका नाम शायद तालिबान हो सकता है। तालिबान फोर्स के दम पर, हथियारों के बल पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है और इस तमाम प्रक्रिया में कई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है यह हमने आपने देखा, लेकिन मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें समाज के तौर पर। एक विकसित समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम आर्ट को लेकर लिबरल रहें, हम लोगों को उनके अनुसार जीने की आज़ादी दी। जब ये चीज़ें छिनती हैं तो न सिर्फ वहाँ के लिए बल्कि विश्व के किसी भी कोने में आप बैठ कर देख रहे हो तो यह आपके लिए भी चिंता का विषय है। अफगानिस्तान का मसला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है। ऐसे में भारत क्या रुख लेता है और किस तरह से बाकी देश जो बहुत पहले से बीज बोए गए हैं जिसका प्रमाण आज देखने को मिल रहा है, वो बाकी देश क्या रुख लेते हैं, उनके अपने हित क्या हैं, यह सब कुछ देखने की बात है। लेकिन एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 10 साल के बाद बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी, यह फरमान कितना गलत लगता है, कितना सही लगता है, यह हम आप पर छोड़ते हैं। हर किसी को अपनी आज़ादी के विरुद्ध जाकर हम बताएं कि आपको पहनना क्या है, अगर आप ना पहने तो आपको गोली मार दी जाए। सजा का जो पैमाना वो ये होगा कि आपको सड़क पर खड़े कर चारों ओर से पत्थर बरसाए जाएं और आपकी हत्या कर दी जाए। ये एक दो नहीं बल्कि इस तरह के तमाम कानून हैं जो शायद आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में लागू हो सकते हैं अगर जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं उस तरफ बढ़ते रहें। शायद अब जाकर आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं और क्यों सैकड़ों फीट ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से, आपकी जगह प्लेन से लोग गिर रहे हैं। प्लेन उड़ते हुए प्लेन के पहियों पर लटक कर लोग जाना चाह रहे हैं, चाहे कहीं भी चले जाएं, जहाँ कोई ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जहाँ वो हैं वहाँ स्थितियाँ बेकाबू हो चुकी हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और अफगानिस्तान के पूरे मसले पर आपकी राय क्या है? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही अफगानिस्तान के किसी और विषय पर आपको लगता है कि द फॉलोअप की वीडियो बनाना चाहिए तो यह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं या फिर हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल इसी नोट पर हम खत्म करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यह चर्चा जारी रहे ताकि अफगानिस्तान के बहाने हम समाज के रूप में एक बेहतर चर्चा कर सकें। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी सनी साहब के साथ में विवेक। नमस्कार।